हमें चांद के पार जाना है, बेशक जाएं। हमें चांद पर घर बनाना है, जरूर बनाएं, मगर इतना ध्यान रखें कि क्या भारत की इस धरती को हमने बखूबी समझ लिया है, जान लिया है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सबका स्वागत है। बात उत्तराखंड की त्रासदी की। जरा याद कीजिए, साल 2013 यही देवभूमि कुदरत के कहर से कराह रही थी। सब बेबस थे और फिर से वही कहानी दोहराई गई है। सवाल उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों इस बर्बादी को रोका नहीं जा सकता। इस तबाही और तांडव के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या एक झटके में ग्लेशियर फट जाते हैं? क्या एक झटके में सैलाब उमड़ जाता है? आखिर ऐसा क्या है जो हम इस महातबाही को रोक पाने में असमर्थ दिखते हैं? आज हमारे साथ होंगे हमारे जांबाज रिपोर्टर्स, जिन्होंने वक्त रहते ही पहाड़ों पर निर्भीकता के साथ मोर्चा संभाल लिया। हमारे साथ होंगे हिमालय को समझाने वाले, समझने वाले, ग्लेशियर को जानने वाले और ऐसी आपदा से कैसे निपटा जाता है उसे बताने वाले हमारे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। उत्तराखंड त्रासदी पर सरकार बेहद एक्टिव। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे तपोवन। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। टनल के अंदर फंसे हुए हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत 37 लोग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तपोवन में उस जगह पहुंचे जहां टनल के भीतर अब भी लोगों के फंसे होने का अंदेशा। 100 मीटर तक भीतर टनल में पहुंचने में कामयाबी मिली है। राहत और बचाव का काम कैसा चल रहा है, क्या व्यवधान है जिनको हटाए जाने की आवश्यकता है, ये पूरा जायजा लेने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं वहां हर तरीके से मुस्तैद आईटीबीपी के जवान, आर्मी के लोग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग, जो कि बहुत तेजी के साथ इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि जितना टाइम सेव किया जाएगा उतना ही उम्मीद है कि लाइव्स सेव की जा सकेंगी। और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है और नियर अबाउट 90 मीटर 130 मीटर पर पहुंच गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने वहां पहुंचकर जायजा लिया और यह बताया कि किस तरीके से रेस्क्यू में लगे हुए सभी जो विंग्स हैं वो अपने काम को तेजी से कोऑर्डिनेटेड तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ये पूरा कांग्रेस एफर्ट है जिसमें ये पता है कि क्या किया जाना है। हालांकि मुश्किल यहां पर ये आ रही है कि मलबे के साथ बहुत सारा पानी भी है। मशीन एक बार में वो जो मलबे को पानी के साथ पंप आउट कर सकती है, वो एक बार में एक ही अंदर प्रवेश कर सकती है, क्योंकि वो हैवी मशीन है। हालांकि दूसरी मशीनों के जरिए पहले उसको हल्के से ड्रिल करके जेसीबी जैसी मशीनों से बाहर लाकर उसको थोड़ा लूज करके और फिर पंप आउट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये काम भी टाइम टेकिंग है। टाइम है नहीं, ये रेसिंग अगेंस्ट टाइम है। टाइम जितना बचाया जाएगा, जिंदगियां भी बची होंगी, इस बात की उम्मीद उतनी ही ज्यादा रहेगी। किस तरीके से राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है, इस बारे में ब्रीफ करते हुए ऑफिसर उत्तराखंड के सीएम को, उत्तराखंड के सीएम जो कल इस आपदा के बाद से ही अलर्ट मोड पर हैं, लगातार उन तमाम जगहों पर जहां इस हादसे का असर दिखाई दिया है वहां पहुंचे हैं। और अब आपको यह भी बताता हूं मैं कि इस हादसे की एक्चुअली जो जगह है उसको अगर समझें तो हम ये भी समझ पाएंगे कि लापरवाही कहां पर हुई है। 1973 वो वक्त जब नीति घाटी के आसपास ही चिपको आंदोलन चलाया गया था। वो आंदोलन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए था, वो आंदोलन जो पहाड़ों में, जंगलों में जो पेड़ हैं उनको बचाने के लिए था। और इसके लिए लोग गौरा देवी के नेतृत्व में जाकर चिपक जाते थे पेड़ के चारों तरफ, और संदेश ये था कि पेड़ को कटने नहीं देंगे, बेशक हमारी जान चली जाए। लेकिन वहीं पर क्या स्थिति बनी? एनक्रोचमेंट बढ़ते गए, ताकीदों को नजरअंदाज किया गया, पेड़ कटे, पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शंस हुए। कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट के नाम हुए, कंस्ट्रक्शन वो जो रिहाइश के नाम पर हुए, और उसका असर आप देख रहे हैं। यहां आपको ग्लेशियर नजर आ रहा है। यह देवभूमि कैसे दहल उठी, उसको अगर आपको समझना है तो इन ग्लेशियर्स को, इनके मिजाज को समझना होगा। अभी मैं आगे आपको उस स्टडी के बारे में भी बताऊंगा जो साइंस एडवांसेस नाम के जर्नल ने की है। पिछले 40 सालों के सैटेलाइट डेटा को उठाया है, उससे लेयर स्टैकिंग के माध्यम से 2D से 3D इमेजिंग की गई है, और उससे बताया गया है कि कैसे यहां तक की नौबत पहुंची है। ये जो कुछ हो गया है, जो अचानक हुआ लग रहा है, वो अचानक हुई बात नहीं है। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ये ग्लेशियर्स जो पहाड़ों में पानी के जमा होते जाने की वजह से, वहां कम तापमान होने की वजह से ये जमकर इकट्ठा बर्फ होती है, जो कई लेयर्स में जमी हुई बर्फ होती है, और जिसके पिघलने से
मैदानी इलाकों में नदियों के जरिए लोगों को पानी मिलता है। आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% आबादी इन्हीं हिमालय से उतरने वाली नदियों के पानी के सहारे अपने खेतों की सिंचाई करती है, पीने का पानी लेती है। इसी के सहारे वो जिंदा है। ये कह लीजिए कि ये इनकी लाइफलाइन है, ये उनकी जिंदगी है जो पहाड़ों से उतरकर मैदानों का रुख करती है। लेकिन यही जिंदगी तब मौत बन जाती है जब इस जिंदगी की कद्र नहीं की जाती। आप देखिए, ये केदारनाथ धाम है। यहां पर केदारनाथ धाम के पास यहां चौराबाड़ी ग्लेशियर और चौराबाड़ी झील है। ग्लेशियर से निकलकर पानी चौराबाड़ी झील में इकट्ठा होता था और यहां पर क्योंकि नजरअंदाज किया गया कैसे रखरखाव होना चाहिए प्रकृति के इन रिसोर्सेस का, इसीलिए वो तबाही आई थी जो 2013 में हमने देखी थी, जो नीचे पूरे मैदानों में 18 किलोमीटर तक के स्ट्रेच में चीज़ों को, इंसानी जिंदगियों को, जान को, माल को साफ करती चली गई थी। और इस बार जो हुआ है वो ये रैणी गांव के पास हुआ है। ये जो आपको रैणी गांव नजर आ रहा है, इसके पास यहां से निकलती हुई धौली गंगा और इस धौली गंगा में आगे की तरफ आकर मिलती हुई ऋषि गंगा। एक्चुअली वो जो ग्लेशियर टूटा है सबसे पहले जाके वो ऋषि गंगा में गिरा है। ऋषि गंगा में उसके पानी ने वहां के पानी को और प्रवाह और उसका स्तर और बढ़ाने का काम किया है और फिर दोनों का कॉन्फ्लुएंस जहां पर होता है, ऋषि गंगा और धौली गंगा जहां पर मिलते हैं, उसके बाद से धौली गंगा आगे बढ़ती है और धौली गंगा एक ट्रिब्यूटरी के तौर पर, एक सहायक नदी के तौर पर काम करती है गंगा नदी के लिए। उसमें आगे रास्ते में आने वाला जो कुछ था, जहां तक पानी का प्रवाह और वेग असर करता चला गया, उसने चीजों को ध्वस्त कर दिया। ये आप जो देख रहे हैं 7 फरवरी 2021 की कल की तस्वीर आप देख रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट किस तरीके से तबाह हुआ है 2021 की ये आपदा दिखा रही है। यहां पर 2 प्रोमिनेंट पावर प्रोजेक्ट थे, एक तो ऋषिगंगा और विष्णुगाड़ पर बना हुआ जिसको ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, और दूसरा एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट जो कदरन आगे इसी स्ट्रेच में पड़ता है नदी के रास्ते में ही, एक गवर्नमेंट का और दूसरा प्राइवेट। इन दोनों में ही खासी तबाही हुई है और एनटीपीसी की टनल्स में इस समय भी लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके बचने की उम्मीद इसलिए की जा रही है कि उस टनल के अंदर ही एक डाइवर्जन है, जिस डाइवर्जन में कहा जा रहा है कि लोग सुरक्षित हुए इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अमूमन जब पानी का प्रवाह होता है तो सीधे जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रेच और यहां पर 2013 में और कल आई ये आपदा, ये तबाही सिर्फ एक कहानी बयान करती है कि हमने कुदरत की अनकही चेतावनी को अनसुना कर दिया। कुदरत सामने आकर प्रकट होकर बहुत तेज आवाज में हमको नहीं बताएगी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। इशारों में समझाती है, लेकिन इशारों को वक्त रहते हमने नहीं समझा और इसीलिए देवभूमि, पिछली बार आपने देखा था केदारनाथ की तरफ से, इस बार अगर आप देखें तो बद्रीनाथ की तरफ से एक बार फिर से ये चेतावनी हम सबके सामने है। इस बार जिस चेतावनी की हमने कीमत भी अदा की है, क्योंकि जो खामोश चेतावनियां होती हैं उनको हम अनसुना कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कीमत अदा इस बार करने के बाद, और पिछली बार तो 4000 जिंदगियों की कीमत हमने अदा की थी, क्या हम ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उस आवाज को सुन रहे हैं जो इस तरीके से हमको आने वाले दिनों के लिए चेतावनी दे रही है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनका रुख मैं करूंगा। एम शशिधर रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व वाइस चेयरमैन हैं एनडीएमए के। इससे पहले कि और मेहमानों के साथ मैं आपका परिचय कराऊं, मैं आपको यह भी बता दूं कि हेड रेस टनल में किस तरीके से लोगों के फंसे होने के बावजूद उनके जीवित रहने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। मैं आपको समझाता हूं। हेड रेस टनल मतलब वहां जहां पे लिमिटेड टाइम में पानी को तेज प्रवाह के साथ गुजारा जाता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हेड रेस टनल के जरिए पानी को प्रवाह के साथ गुजारा जाता है, फिर वो टरबाइन पर पड़ता है, टरबाइन घूमती है और इस तरीके से बिजली का उत्पादन होता है। ये जो एचआरटी है हेड रेस टनल, इसमें ये कुल मिलाकर 240 मीटर लंबी है। इनमें से एक वो टनल जिसमें अभी खुदाई का काम जारी है और उसमें 100 मीटर तक अंदर पहुंचने में कामयाबी मिल भी गई है मलबा हटाने के बाद। इसमें यह बताया जा रहा है कि जब इसमें 180 मीटर तक अंदर पहुंच जाएंगे जो लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं, तो एक डाइवर्जन मिलेगा। ये डाइवर्जन, इस डाइवर्जन में अंदर की तरफ काम चल रहा था इस वक्त, और इसी में प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत वो 36 लोग हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर को अगर मिला दें तो 37 लोग हो जाते हैं। ये 37 लोग इसके अंदर हैं और इनके बचे होने की उम्मीदें क्यों जीवित हैं? कहा यह जा रहा है कि जब ये गाद निकली होगी तेजी से, ये जो सिल्ट निकली होगी तो ये अमूमन सीधे रास्ते में जाती है।
बगल की तरफ इसका डाइवर्जन कम होता है। और जो थोड़ा बहुत डाइवर्जन हुआ भी होगा, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इसके अंदर बुलडोजर्स, छोटे बुलडोजर्स और छोटी जीपें जाती हैं और यहां तक भी वाहन जाते हैं, तो यह मुमकिन है कि उसकी आड़ लेकर ये लोग खड़े हो गए हों, या यह भी मुमकिन है कि उसके ऊपर जाकर ऊंचाई में उस जगह पर अपने आप को इन्होंने बिठा लिया हो, सुरक्षित कर लिया हो जहां तक पानी का स्तर नहीं पहुंचा है। इसलिए ये उम्मीद है कि अब भी लोग वहां सुरक्षित बचे हो सकते हैं। हमारे संवाददाता जो लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, खासतौर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन, TV9 संवाददाता कल पूरी रात से जागे हुए लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ वो क्यों, गौरव अग्रवाल, हमारे संवाददाता पुनीत, हमारे संवाददाता मनीष यादव लगातार हर एक अहम अपडेट इससे जुड़ा हुआ, बगैर कोई अपडेट मिस किए और बगैर कोई किसी टाइम लैप्स के आप तक फौरन पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त कुमार कुंदन आपके सामने नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे से, और ये उनकी जाहिर है अपने काम के लिए डेडिकेशन ही है कि उनके चेहरे से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो रात भर जागे हैं। और इसके अलावा हमारे खास मेहमान जिनके साथ हम जुड़ेंगे, एम शशिधर रेड्डी साहब आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन NDMA के, और इसके अलावा AP डिमरी प्रोफेसर JNU के हमारे साथ चर्चा में होंगे। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा हमारे साथ होंगी, एक्सपर्ट हैं अंजलि क्वात्रा जी डिजास्टर मैनेजमेंट की। और कुमार कुंदन के साथ मैं आपका परिचय करा ही चुका हूं। गौरव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि उस जगह मौजूद हैं जहां रेस्क्यू का काम चल रहा है। और पुनीत शर्मा रैणी गांव से हमारे संवाददाता आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। कुमार कुंदन से सबसे पहले अपडेट में ले लेता हूं इस वक्त का। कुमार, लेटेस्ट बताइए। देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है दिनेश कि यहाँ पे जो काम है रेस्क्यू का वो चल रहा है और टनल से मतलब गाद निकालने का काम चल रहा है। और ये 24x7 से, एक बार मैं कैमरा पर्सन को अगर दिखाना चाहूँगा, ये टनल की तस्वीर जो है वो एक बार दिखाएं। मदन जरा सा प्लीज़ दिखाइए तस्वीर। और ये तस्वीर देखिए, जो सुबह में जब मैं आया था, सुबह क्या मतलब रात को 2 बजे जब पहुँचा था तो ये टनल पूरा पैक्ड था, लेकिन अभी 100 मीटर अंदर तक जो है आराम से टनल में गाड़ी जा रही है और वहाँ से गाद को निकाला जा रहा है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है दिनेश, और उम्मीद ये की जा रही है कि 180 मीटर के बाद जो राइट साइड की ओर डक्ट है, डिशिल्ड डक्ट है, वहां पे कोशिश ये बताई जा रही है कि बचे हुए लोग होंगे। और इसी उम्मीद पे दिन रात एक करके ITBP के, इंडियन आर्मी के, SDRF के, NDRF के जवान लगे हुए हैं। और ये देखिए, जो गाद निकालने का काम है बदस्तूर जारी है। तो जो पूरा का पूरा जो काम है वो काम सिर्फ और सिर्फ 180 मीटर तक अभी अटका हुआ है और इनकी कोशिश है कि 180 मीटर तक किसी भी तरीके से पहुंचे। आज का दिन अगर बात करें तो दिन भर में ये तकरीबन 100 मीटर निकाल पाए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से 4 घंटे में या फिर 5 घंटे में कह सकते हैं, देर रात 80 मीटर तक भी पहुंचे और तब कुछ कहा जा सके। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच जो दूसरी तस्वीर है, एक तस्वीर और मैं पीछे के दिखाना चाहूँगा। एक पाँव पे खड़े होकर हमारे देश के जवान जो है ये पूरे का ऑपरेशंस को जो है हैंडल कर रहे हैं। और कल रात से मैं जब से यहाँ पे आया हुआ हूँ, सब के सब जो है लगे पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ गंगा का प्रवाह है जो रुकने का आपने कहा बनाए रखें। और आपने जो कहा है उम्मीद पर दुनिया कायम है, वाकई हमारी दुनिया उम्मीद पर कायम है। हम न सिर्फ उम्मीद से इस वक्त ये कह सकते हैं कि होगा, निश्चित रूप से अभी कोई ना कोई जीवित होगा और जो हमको मिलेगा खुशी के साथ, और बल्कि हमारी ये दुआएं भी हैं हम सब देशवासियों की कि वहाँ लोग सुरक्षित हों। कम से कम ये 37 लोग जिनके जीवित होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब मैं शशिधर रेड्डी जी के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। वाइस चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रहे हैं शशिधर रेड्डी साहब, इस बार चीज़ें ज़्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड लगीं। इस बारे में कम से कम वो तमाम लोग जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं उनको बधाई दी जानी चाहिए। सबसे पहले एक पॉजिटिव नोट से शुरुआत करता हूं। जी, ये जब भी उत्तराखंड की बात आती है तो कल से हम देख रहे हैं कि 2013 में जो राष्ट्रीय आई थी उसके साथ में तुलना होती है तो दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर है। वो बहुत ही बड़ी दृष्टि थी। एक तरीके से कहा जाता था कि वो हिमालयन सुनामी, उसको लोग इस तरह से वर्णन करते थे। तो उस हिसाब से उस वक्त भी काफी अच्छा तालमेल हुआ था, कोऑर्डिनेशन हुआ था। NDRF, ITBP, ये सब लोगों का, सेना, वायुसेना और थल सेना, ये सब लोगों का हुआ था। ये छोटे पैमाने पे जब हो रहा है और पिछले वर्षों में ये तो लगातार की ट्रेनिंग होती है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी सराहना करेंगे तो कम ही होगा। हमारे जवान चाहे NDRF के हो, ITBP के हो, सेना के हो,
मतलब उनके काम पर हम सब गर्व करते हैं। तो ये बात राहत देती है कि हमने गुजरे हुए वक्त से लर्निंग ली है, हमने सीखा है कि चीज़ों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और इसीलिए इस बार एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया अलग अलग विंग्स में जो रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। लेकिन डिमरी साहब के पास में जाऊं, डिमरी साहब, इस जगह ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की है, क्या लोगों ने सुना है? प्रोफेसर डिमरी, आपको आवाज आ रही है? प्रोफेसर डिमरी का फ्रेम फ्रीज हुआ लग रहा है मुझे, जब उनसे संपर्क होता है उनके पास चलते हैं। लेकिन अंजलि क्वात्रा जी के पास में चलता हूं। अंजलि क्वात्रा जी, मुझे याद है एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन मैं और आप 2013 के वक्त भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये पूरी आपदा आई और किस तरीके से तब चीज़ें की गई थी। इस बार जो आपने फ़र्क देखा, किन किन मायनों में आपको लगा बड़ा प्लस है और कहाँ आपको बड़ी गुंजाइश नजर आई? बड़ा प्लस सबसे बड़ा है कि कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है। जो रेस्क्यू एफर्ट शुरू किए हैं वो भी बहुत जल्दी ही वहां पहुंच गए, यानी कुछ घंटों में ही वहां पे सब इंतजाम देखने को मिले। पिछली त्रासदी में वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि नंबर एक, वो पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई थी इस एरिया में, और दूसरा वहाँ पूरे टाइम में कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी और संपर्क टूट गया था, जो कि बहुत ही जरूरी होता है आपदा प्रबंधन, किसी भी आपदा प्रबंधन के लिए। तो ये कह सकते हैं कि इस बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट सब अधिक सतर्क थे, और जो कार्यान्वयन किया, पूरा प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेट किया, वो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। और सबसे बड़ा सैल्यूट तो आईटीबीपी फोर्स के जवानों को देना होगा, जो जान पे जोखिम लेकर इतने मुश्किल टेरेन में, क्योंकि ये बहुत ही एक मुश्किल इलाका है जो कि उबड़ खाबड़ भी है और इतनी सर्दी में। लेकिन आपने एक बात कही कि एक धन्यवाद तो हमको ईश्वर को इसलिए देना होगा कि पिछली बार की तरह बारिश नहीं हो रही है और इस वजह से रेस्क्यू के काम को तेजी से चलाया जा सका, वरना और मुश्किल होता। हमारे साथ राकेश मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं, ये ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, मतलब ग्लेशियर्स, उनका स्वभाव, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं ग्लेशियर्स में, क्यों आ रहे हैं वगैरह, हम इनसे जान सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ, और ये मेरी चिंता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई सब्सिक्वेंट एवलॉन्च देखने को मिले, क्योंकि उस एवलॉन्च के बाद ये होगा कि आसपास ग्लेशियर में कई जगह दरारें होंगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि और भी कुछ वहां से दरकन या धसक सकती है बर्फ और वो आकर फिर से धौलीगंगा या ऋषिगंगा में तबाही मचा सकती है? राकेश मिश्रा जी, आपका ऑडियो सिस्टम पहले अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, कहिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जानना आवश्यक है कि इस तरह की झीलें या ये वाटर बॉडी बंद कैसे रही हैं और क्यों रही हैं। नहीं, अभी तुरंत में ये चिंता तो नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है, तो उस जगह पर फिर से ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ? जी, ऐसी संभावना तो नहीं लग रही है, और अभी हमारी टीम्स जा रही हैं और कुछ एक टीम पहुंच भी गई है। हम मौके का मुआयना करके उसके बाद फिर इस पर एक वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, और इसके पहले भी हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरे क्षेत्र की एक इन्वेंट्री तैयार की है, जिसमें कुल 486 इस तरह की लेक्स आइडेंटिफाई की गई हैं, और इन लेक्स में करीब 13 लेक्स ऐसी थी जिनको कि वल्नरेबल भी डिक्लेयर किया गया था कि इनकी संभावना होगी। सौभाग्य से अभी ये जो घटना हुई है ये उन जो आइडेंटिफाइड लेक्स में नहीं है। तो आप दो तरह की चीजें बता रहे हैं, एक तो ये कि वहां जो झीलें बन गई हैं, जहां ग्लेशियर का पानी आकर इकट्ठा होता है, उन कुछ झीलों में दरकाव का अंदेशा है, एक तो खतरा वो है। दूसरा खतरा ये है कि ये कहां से ग्लेशियर इस तरीके से टूटकर आकर नदियों में या दूसरे वाटर बॉडीज में गिर जाएंगे और अचानक उनमें अब सुनामी जैसी स्थिति बन जाएगी, ये दूसरी चिंता है। मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन रेड्डी साहब के पास ये समझने के लिए चलता हूं। रेड्डी साहब, ये रेस्क्यू के काम में ये जो चुनौती होती है, मलबा हटाना तेजी के साथ, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखना कि कोई अगर जिंदा है तो उसको कहीं मशीनों से, औजारों से ही खतरा ना हो जाए, ये कितनी बड़ी चुनौती होती है? सर अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज, आप सबसे अनुरोध है, पहले एक बार चेक कर लिया करें, अनम्यूट है तो बोलना शुरू करें प्लीज। सर ये बिल्कुल सही है, संभाल कर काम करने की जरूरत होती है, और आईटीबीपी के रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन रेस्क्यू के रिसोर्स के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एनडीआरएफ के पास
ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां अगर कोई जीवित हो तो जानने में जान सकते हैं, मतलब ऐसे उनके पास इक्विपमेंट है। मगर जरूर जैसे आपने कहा, सोच समझ कर बहुत देखभाल केयरफुली उसको रेस्क्यू करने की जरूरत होती है। ये आपने एक अहम जानकारी दी कि उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जो शायद थर्मल रेडिएशन या इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते होंगे, जिससे अगर कोई भीतर जीवित है तो उस बारे में पहले से पता चल सकता है। लेकिन अब मैं डिमरी साहब के पास जाना चाहूँगा। डिमरी साहब, वहाँ मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि एक तरीके से ये दूसरी बड़ी वार्निंग है इस इलाके में। क्या इस वार्निंग को वहाँ के लोग, खासतौर से पॉलिसी मेकर्स और जिनके हाथों में चीज़ें, जो नीति नियंत्रक हैं, वो समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है इस विषय में मैं ज़्यादा डिटेल में, टेक्निकल डिटेल में ग्लोफ या क्लाउड बर्स्ट या लैंडस्लाइड में नहीं जाऊंगा। मुझे पिछले कई सालों से इस विषय में बात करते हुए हो गया है, और ये कहीं पे जो हमारे शोध छप रहे हैं उसको कहीं पॉलिसी प्लानिंग में आने की आवश्यकता है। वो पॉलिसी गवर्नेंस और पॉलिसी प्लानिंग के फ्रेमवर्क में जब तक उसको लिया नहीं जाएगा, इन सब की घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। और ये आप तो 2013 की बात कर रहे हैं, 86 के दशक में उत्तरकाशी में पूरा पहाड़ नीचे गिर गया था। 1977 में गढ़वाल में बिरही आपदा के फोकलोर सॉन्ग्स बने हुए हैं। तो कहीं ये लगता है कि हम लोग जो चीज़ें ये हो रही हैं बार बार, उसको हम उसके पॉलिसी फ्रेमवर्क और गवर्नेंस में नहीं ला रहे हैं। हमने रिसर्च की है अभी, उसमें ये देखा है उत्तराखंड में 59 लेक्स बहुत वनरेबल हैं और आने वाले कुछ समय में कुछ लेक के चांसेस हैं ब्रीच होने की। अभी दिक्कत क्या होती है कि आप इसका पूर्वानुमानन कैसे करें, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपदा प्रबंधन पोस्ट फैक्टर डिजास्टर के बाद शुरू होता है, लेकिन अगर हमें पहले से ये चीज़ें पता हों और जिस तरह से डेवलपमेंट या उस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें हम अडेप्टेशन को कैसे लाएं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 1.5 डिग्री वार्मिंग, 2 डिग्री वार्मिंग, हायर एलिवेशन ऑफ हिमालय इज वार्मिंग फास्टर देन लोअर एलिवेशन। व्हेन हायर हिमालय जो जल्दी से गर्म हो रहा है, ऊपर हिमालय में तो स्नो लाइन आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो बातें शोध में सामने आ रही हैं उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। डिमरी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, आपसे अभी और भी कई अहम बातें जाननी है, लेकिन मैं कुंदन के पास चलना चाहूंगा। कुंदन, यहां पर स्पीड आपको क्या नजर आ रही है? अगर मैं ये कहूं हर आधे घंटे में कितनी दूरी तक इस रेस्क्यू टीम को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है? क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है 100 मीटर तक आगे बढ़ पाए। देखिए, परेशानी इसमें एक आ रही है, रेस्क्यू टीम तो अपने शानदार तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि बीच बीच में वायरिंग्स हैं, जो बिजली के मोटे मोटे तार हैं। चूंकि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का डक्ट था तो इसको उस तरीके से बनाया गया था, तो वो वायर्स काफ़ी टूट गए हैं, तो उससे जो है मूवमेंट में दिक्कत हो रही है। एक बार फिर मैं जरा बोलूँगा, मदन को जरा दिखाएं कि एक बार जब ये अंदर जाता है, जो जेसीबी मशीन है, ये इसके अंदर से जो मड इकट्ठा करके लाया जाता है, तो इसमें सिर्फ मड नहीं आता है, इसमें बोल्डर्स आ रहे हैं, इसमें पाइप्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आ रही है। बावजूद इसके आईटीबीपी और इंडियन आर्मी लगी हुई है इसको करने के लिए और कर भी रही है। पहली वो जो आपने खबर भेजी कुंदन, जो आपने बताया हमको कि 180 मीटर तक पहुंचने की कोशिश है, 100 मीटर ऑलरेडी हो चुके हैं, कितनी दूर और रहता है? क्योंकि 1-1.5 घंटे पहले की खबर है कि 100 मीटर हो चुका है, कितना और आगे जाने में कामयाबी मिली है? वो जंक्चर कितनी दूर है, वो टी जंक्चर जहां से राइट मुड़कर देखना है कि लोग जीवित तो हैं? देखिए, उस जगह पे जाने के लिए तो सिर्फ 80 मीटर ही चाहिए, लेकिन 80 मीटर का कैसा इलाका है ये भी देखना है। कभी कभी बोल्डर सामने में दिख जा रहे हैं, कभी कभी वायरिंग सामने में आ जा रही है, वाटर डिस्चार्ज हो जा रहा है। एक परेशानी नहीं है, तमाम तरह की असुविधाओं के बावजूद जो है जो टीम है वो लगी हुई है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो हमें बताया गया कि उम्मीद करें कि देर रात तक 80 मीटर तक शायद पहुंच जाएं। संभव हो तब जबकि बहुत ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज हो गया तब भी काम करना मुश्किल है। तो कई तरह की परेशानियां हैं दिनेश, लेकिन हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि आज रात में कुछ न कुछ अच्छी खबर आए, कुछ ऐसी खबर आए जो हमें आपको वहां से जो मोबाइल सिग्नल्स मिल रहे थे, जिसके जरिए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोग अंदर जीवित हैं लगता है और उनके मोबाइल भी सिग्नल्स दे रहे हैं, क्या अब भी वो ट्रैक कर पाने में कामयाबी मिल रही है क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कल हो पा रहा था दिनेश। आज जो है कोई मोबाइल सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे हैं और सारे के सारे मोबाइल्स या तो स्विच ऑफ है या नॉन नेटवर्क एरिया में है।
दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिस डक्ट में ये लोग हैं वो काफ़ी अंदर है, 200 मीटर अंदर है, और 200 मीटर के अंदर बाद जो है 560 मीटर का अलग डक्ट है। अब 560 में कितना मीटर अंदर है ये देखने वाली बात है। तो वहाँ पे नेटवर्क एकदम पूरी तरीके से वो नॉन नेटवर्क एरिया है, ऐसे में वहाँ पे नेटवर्क आना बेहद ही मुश्किल है। कल की जो बात थी, कल जिस डक्ट से ये लोग निकले थे वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि विजिबल था और पूरी तरह से नेटवर्क में था, जिसकी वजह से पता चल पाया और वहाँ तक ये लोग पहुँच पाए। आज थोड़ा सा मुश्किल है। एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, इंडियन आर्मी सब लोग कोशिश कर रहे थे। काफी सारे टेक्नीशियंस भी यहाँ बुलाए गए। यहाँ पे अलग से एक टावर इंस्टॉल किया गया कि यदि कोई भी नेटवर्क में परेशानी हो रही होगी तो उस टावर से वो नेटवर्क पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है अभी तक। और सुबह से शाम हो गई है, कोशिश इस बात की सबकी चल रही है किसी तरह किसी तरीके से। कुमार, मैं आपके पास लौटता हूं कुछ ही देर में। कल रात से बगैर सोए लगातार हर पल का अपडेट कुमार कुंदन आपको दे रहे हैं टीवी 9 भारत फर्स्ट पर, हमारे संवाददाता। कुमार, अगली बार जब आपके पास आऊंगा तो ये समझने की कोशिश करूंगा कि वहां जो परिजन पहुंच रहे हैं, इनके परिचित पहुंच रहे हैं, इनको जानने वाले पहुंच रहे हैं, उनको कैसे समझाया जा रहा है, कैसे उनको धीरज बंधाया जा रहा है, ये आपसे जानूंगा। लेकिन फिलहाल अंजलि क्वात्रा जी के पास जाता हूं। अंजलि क्वात्रा जी, अभी डिमरी साहब ने बताया कि ये तो हाल की दो बड़ी त्रासदियां हैं जो हमारे स्मरण में एकदम ताज़ा हैं, लेकिन इसके पहले न जाने कितने हादसे हिमालय के आसपास इस पूरी जगह ने देखे हैं। क्या इसको ये मान लिया गया है कि ये ऐसे ही होगा? क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क में अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो जाहिर है इसको ये मानकर चला जा रहा है कि नियत ही ऐसी ही है, इसके बीच में डेवलपमेंट के अपने काम जो है उनको आगे बढ़ाते जाना है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि एनडीएमए ने काफी वर्ष पहले ही गाइडलाइंस बनाई हैं इस हिमस्खलन के लिए भी, भूस्खलन के लिए भी, और उसको कारगर करते हुए अब काफी आगे एडवांसमेंट हो चुकी है। हमारे यहाँ जो साइंस है अब काफी आगे बढ़ चुकी है, और जो ये इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए हमारे पास स्पेस से सैटेलाइट रिमोट एजेंसी का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। और एक जो डिफेंस का एक इंस्टीट्यूट है, स्नो एंड एवलांच स्टडी डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये चंडीगढ़ में स्थित है, और ये पूरे सारा डेटा को इकट्ठा करके वो हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि कहाँ पे एवलांच आने की संभावना है और उसका बचाव किस तरह से करना है। और इसको डेटा लाके देने वाली एक बहुत बड़ी एजेंसी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे इस इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर सवाल ये है अंजलि जी कि उसके बावजूद ये घटना तो हुई, ये अवलांच तो हुआ, और बीआरओ का एक पुल भी बह गया जिससे चीन से जुड़े हुए थे हम लोग इस इलाके में। तो सवाल ये है कि कितना इसको प्रामाणिक माने, और दूसरे क्या हम इस पे अमल कर पा रहे हैं? क्विकली मैम। आप एक तरह से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्च एंड रेस्क्यू भी चल रहा है, इसमें भी जो है एक एडवांसमेंट देखने को हमें ये मिलनी चाहिए थी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो स्पेशली यहाँ डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो हमारे कानून के हिसाब से पूरा इंचार्ज होता है यहाँ के आपदा प्रबंधन के लिए। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है, यानी आप जो लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ जो संगठन यहाँ कार्य कर रहे थे, उनके कर्मी, उनको भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था अपने स्व बचाव के लिए, और उसके लिए उनको उपकरण भी उपलब्ध करके देने चाहिए। जाहिर है आप भी इंडिकेट कर रही हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो किया जाना चाहिए था और नहीं हुआ। राकेश जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। राकेश मिश्रा तो खुद भी इस समय एक्टिवली रेस्क्यू के काम में भी अपने साथियों के साथ लगे हुए हैं। राकेश जी, मैं ये समझना चाहूंगा, क्या ये रेड फ्लैगिंग हो गई थी? क्या ये चिन्हित किया जा चुका है? क्या ये ईयर मार्क हो चुका है? ये खतरे वाली जगहें हैं और इनसे क्या हो सकता है और रिएक्शन क्या होना चाहिए? जी हाँ, इसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और जैसा अभी क्वात्रा जी ने बताया, इसके पहले हिमस्खलन और भूस्खलन के लिए एक दिशा निर्देश एनडीएमए द्वारा तैयार किया गया है, और अभी पिछले वर्ष ही एक इसके मैनेजमेंट के लिए फॉर ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए एक मैनेजमेंट पॉलिसी एनडीएमए ने तैयार कर दी है। जिस तरह फॉरेस्ट फायर को कैसे टैकल करना है या किसी फ्लड की इवेंट को कैसे टैकल करना है, इसके लिए भी हमारी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार है, और अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन एरिया को आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है, और भविष्य में इनसे सबक लेते हुए हम आगे इनके मिटिगेशन के प्रयास भी करते रहेंगे। आगे भी इस तरह की कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद ये क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोशिशें देखिए सिर्फ इतनी नहीं, आपको ये भी मालूम होगा
कि यहाँ पर चलने वाले जो डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट से संबंधित योजनाएं हैं उनको कार्यरूप देने के पहले जब बात की गई थी, यहाँ पहले तो करीब करीब आधा सैकड़ा योजनाएं थीं, लेकिन उनको 2013 के बाद उनमें से कम को मंजूरी मिली और ये सिमटकर करीब करीब 20 से 27 योजनाएं हैं जिनको यहाँ कार्यरूप दिया जाना है। उसके बारे में भी जब कोर्ट में यह मामला गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि हम इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि साइंटिफिकली इन योजनाओं को ऐसे डिजाइन किया जाए कि कोई आपदा अगर आती भी है तो उससे निपटा जा सके और इन योजनाओं की वजह से कहीं पर आपदा का आमंत्रण ना हो। क्या वाकई यह इंश्योर किया जा सकता है? क्या वाकई इस बात का ख्याल रखा गया है क्या? क्योंकि पूर्व जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने इस बारे में सामने आकर यह भी कहा कि मैंने कॉशन किया था कि यहां पर प्रोजेक्ट्स को ना बनाया जाए गंगा के ऊपर तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल ये अहम खबर देख लीजिए। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। पीएम ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की। राहत और बचाव के कामों को लेकर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद थे। किस तरीके से राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है? कल जब से यह घटना पेश आई है, 10 से 10:30 के बीच में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा में गिरा, उसके बाद से किस तरीके से यह आपदा टाइमलाइन में आगे बढ़ी और किस तरीके से हमने रिएक्ट किया और क्या किया जाना चाहिए था, इस वक्त किस तरीके से रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है, इस सब की समीक्षा की जा रही है संसद से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से रूट कॉज पर चलें, क्योंकि एक बार फिर क्या हम फिलहाल जो दुश्वारी है उसको एड्रेस करने के बाद खामोश हो जाएंगे, जिंदगी वैसी ही चलने लगेगी जैसे पहले चल रही थी? हमको ये ताकीद इस बार ध्यान से सुननी होगी। क्यों हो रहा है ग्लेशियर, क्यों इस तरीके से टूट रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लेशियर्स जो पिघल कर नीचे आते हैं तो नीचे मैदान में रहने वाले लोगों के लिए, पहाड़ जहां से गुजरते हैं वहां रहने वाले लोगों के लिए ये जीवनदायी साबित होते हैं। यही जानलेवा क्यों बन गए हैं? ये देखिए, ये किस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। 2019 में एक रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये वही रिपोर्ट है जिसका हवाला मैंने आपको पहले दिया था। साइंस एडवांसेस, ये एक साइंस जर्नल है, इसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें यह बताया गया कि लगातार टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, जो हमारा वातावरण का तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 40 सालों का इसमें एक वक्फा लिया गया। 1975 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2016 तक को कंपैरेटिव एनालाइज किया गया और उसमें वैज्ञानिकों ने यह देखा कि तापमान बढ़ा है। 1 से 1.5 डिग्री इधर पिछले 20 सालों में बढ़ा है, जबकि उससे पहले के 20 सालों में तापमान वृद्धि की ये दर बेहद कम थी। और इसकी वजह से क्या हुआ है, और ये डेटा इकट्ठा कैसे किया गया वो भी बहुत साइंटिफिक तरीका है। 40 सालों की सैटेलाइट इमेजेस, जिसमें जो अमेरिका के स्पाइंग सैटेलाइट्स हैं उनसे भी इमेजेस ली गई। रिकॉनेसेंस और स्पाइंग सैटेलाइट्स की इमेजेस को लेकर लेयर स्टैकिंग करके इनकी 3D इमेजेस तैयार की गई और यह देखा गया कि कितनी कमी आई है। पहले मान लीजिए कोई एक ग्लेशियर अमुक ऊंचाई का बनता था तो देखा यह गया कि बाद के सालों में इसकी ऊंचाई लगातार घटती गई और यहां तक कि 1.5 फुट कम होती चली गई। 1/4 तक इनके हाइट्स में तब्दीली आई है पहले के मुकाबले। यह भी साइंस जर्नल ने बताया और यह भी बताया जा रहा है कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस पर कंट्रोल नहीं किया तो बढ़ता हुआ तापमान इन ग्लेशियर्स को सुखाता चला जाएगा और ये ग्लेशियर्स इसी तरीके से टूटकर नीचे गिरेंगे, बाढ़ का कारण बनेंगे और बाद के दिनों में तो पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। तो पहले बाढ़ की वजह से विभीषिका और बाद में सूखे वाले हालात, ये निश्चित रूप से बड़ा अलार्मिंग है। एक बार फिर से राकेश जी के पास मैं जाना चाहता हूं। राकेश जी, इसमें यह भी बताया गया कि आल्पस के साथ भी यही हुआ होगा, कहा यह गया कि हिंदुकुश और पामीर में भी लगभग यही चल रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस दुनिया के ऊपर इतना बड़ा खतरा, और क्या उसको वैसे एड्रेस किया जा रहा है जैसे किया जाना चाहिए? जी, पहले इसको एक हमें वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी देखना है और भारतवर्ष में जो ये अपनी हिमालयन रेंज है इसको तीसरा पोल भी बोलते हैं, थर्ड पोल बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पानी का भंडार भी इसमें लॉक है। और ये घटना ग्लेशियर की जो बात आप बता रहे हैं टूटने और इसकी, ये एक प्रक्रिया है जो होती रही है, हमेशा से होती रही है। इवन मानव सभ्यता के पहले भी ग्लेशियर के आगे और पीछे होने की घटनाएं होती रही हैं, जिसमें कि ग्लेशियर एडवांस और सर्जिंग भी करते हैं और पीछे खिसक रहे हैं। अभी पिछले जो 50 वर्षों का डेटा जो आपने साइंस को रिपोर्ट किया या और भी बहुत सी एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं, तो सभी का एक ही मानना है कि लगभग सारे ग्लेशियर एक अलग अलग दरों से पीछे की तरफ खिसक रहे हैं। तो जब वो एक एरिया खाली करते हैं आगे, इसमें ये जानना जरूरी है कि जब ग्लेशियर बेल्ट करता है तो आगे एक छोटी लेक
किसी में उसमें एक फॉर्मेशन होता है लेक्स का, इन्हीं लेक्स को प्रोग्लेशियल लेक्स बोलते हैं। ये छोटी भी हो सकती है और इनकी बंडलिंग या इनका एम्बैंकमेंट किस तरह से जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, इसको ग्लेशियर पीछे हटने के क्रम में आगे एक दीवार जैसी खड़ी करता है जिसको कि मोरेन बोलते हैं, टर्मिनल मोरेन, और यही उसके बंडलिंग का या एक एम्बैंकमेंट का काम करती है, जो कि बाद में किसी घटना से, किसी क्लाउड बस्ट, एवलांचिंग, अर्थक्वेक या किसी अन्य घटनाओं में अगर वो उसकी ससेप्टेबिलिटी नहीं है और वो उतनी मजबूत नहीं है कि ये इसको सस्टेन करे, तो वो ब्रीचिंग हो जाती है। क्या होगा आगे? तो इस तरह की घटनाएं अभी धीरे धीरे ज्यादा संज्ञान में राकेश जी, आगे क्या होगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको आगे, एक्सपर्ट होने के हैसियत से? जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करके ही इस पे कुछ राय प्रकट की जा सकती है, लेकिन जो जनरल ट्रेंड मिल रहा है, चलिए, आपने ये कहा कि ये पहले भी होता रहा है, अब इसमें से क्या नॉर्मल है जो कुदरत करती रही है और क्या वो है जो हमारे खिलवाड़ की वजह से हो रहा है? डिमरी साहब, आपसे ये सवाल। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि जो हम मैनमेड कारणों से जो तापमान बढ़ रहे हैं उसके कारण जो ग्लेशियर घट रहे हैं और ये ग्लेशियर लेक बढ़ रही है, उसमें क्या हम लोग परिवर्तन देखते हैं। तो जो आपने प्रश्न किया उसको मैं अपने वैज्ञानिक तरीके से उत्तर देना चाहूँगा कि हमें इसका एक इक्वेशन मॉडल बनाना पड़ेगा उन प्राकृतिक कारणों को उस समीकरण में लेके, जिसका हम आम तौर पे किसी भी थोड़ी सी एरर के साथ एक पूर्वानुमान लगा सकें। पानी बना, पानी कितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, अगले 10 साल में कितना हुआ, आने वाले 10 सालों में कितना होगा, और इस तरह का एक हम बहुत साधारण सा एक अगर समीकरण बनाएं टाइम के साथ कि आने वाले 10 सालों में इतना हुआ तो अगले आने वाले 10 सालों में कितना होगा, तो आपदा को भी समझने की उतनी ही आवश्यकता है जितना उसके कारण है, जिस कारणों से वो बना है। और ये चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पानी आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पानी इतना ज़्यादा आया कहाँ से? बारिश का समय नहीं है, मानसून का समय नहीं है। इसका मतलब ये पानी केवल ग्लेशियर लेक ही है या सब सरफेस में कुछ पानी जमा था आइस वार्मिंग के कारण? फरवरी का महीना है, तापमान कम हुआ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स लीनियर चीज़ें हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम आने वाले समय में आपदा वालों को ये जानकारी सही समय पे दे पाएँ। और साथ में जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये आपदाएँ होती रहती हैं, इसमें जो आपदाओं की डाउन स्ट्रीम रीजन में जो हैबिटेट रहते हैं उनको समय के साथ साथ मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपदा के जितनी भी सिविलाइजेशन हैं वो सब नदी के किनारे रहीं, कई मर भी गई, हड़प्पा ख़त्म हो गई, मोहनजोदड़ो खराब हो गई। तो ये चीज़ें शायद हमको उठानी पड़ेंगी इतिहास से, और उस इतिहास को समझ के हमें भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। बहुत कमाल की बात बोली सर आपने कि नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी भी और वो खत्म भी हुई। इससे हमको सबक लेने की जरूरत है। एम शशिधर रेड्डी साहब, आपसे एक सवाल और उसके फौरन बाद में आ रहा हूँ कुमार कुंदन आपके पास अपडेट के लिए। खास तौर से ये डेटा वो भूकंप के संदर्भ में हो, एवलॉन्च के संदर्भ में हो, जो अर्ली वार्निंग्स हमको मिलती हैं उनको समझने, उनको इंटरप्रेट करने के हिसाब से और उसके लिए तैयार रहने, वो मॉक ड्रिल्स हों या कुछ और, हम कितने तैयार होते हैं? सर अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। पूर्वानुमान तो इन घटनाओं की हम नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसकी तैयारी सरकार की तरफ से होनी चाहिए और स्थानीय जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में अच्छी जानकारी देनी चाहिए। और ये हो सकता है, मैं याद करता हूँ कि हम जब एनडीएमए में मैं वाइस चेयरमैन था, भूकंप को लेकर बहुत सारे हमने मॉक ड्रिल्स किए थे। अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर होते हैं तो किस तरह की उससे नुकसान हो सकता है, कितने लोग मर सकते हैं, किस तरह के घर, तो वहाँ पर हमने बहुत डिटेल्ड स्टडी कर आईआईटी एक्सपर्ट से उसकी मॉडलिंग करवाई
सिनारियोज बनाया, उस पर मॉक ड्रिल करवाया। हालांकि यहाँ पर ये देखा गया सर, यहाँ मॉक ड्रिल कितनी हुई इस जगह जहाँ आपदा हुई उसका तो पता नहीं, लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिली कि लोगों ने सोशल मीडिया का बहुत बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया, और वो लोग जो आगे पानी की राह में आने वाले थे उनको टाइम रहते अलर्ट किया गया, इसलिए इसकी विभीषिका कम दिखाई दी है। कुमार कुंदन, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कितनी और कामयाबी मिली? जो परिजन वहां पहुंच रहे हैं उनको कैसे ढाढ़स बंधाया जा रहा है? देखिए, परिजनों के पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ ऐसी संस्था या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कम से कम इस तपोवन प्रोजेक्ट पे ये बता सके कि उनके परिजन कहाँ हैं। सरकार भी कह रही है मिसिंग है, तो किस तरह से मिसिंग है? क्या वो पानी में बह गए या टनल के अंदर फंसे हुए हैं, या क्या उनकी वस्तु स्थिति है? कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज दिन भर यहाँ पे देश के अलग अलग जगहों से अपने अपने लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पे लोग पाए गए। कोई अमरोहा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सब आके सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनके परिजन गए तो गए कहाँ। और उनको पता तब चल रहा है जब डेली एक आदमी उनको फोन करता है रात को सोने से पहले, और दूसरे दिन रात को फोन ही नहीं करता है। कई सारे परिवार ऐसे मुझे मिले जो ये बता रहे थे कि कल मेरे बेटे का फोन नहीं आया, तो मुझे लगा क्या हुआ। जब मैंने बेटे को फोन करना शुरू किया तो पता चला कि बेटा फोन ही नहीं उठा रहा है, और टीवी में समाचार देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसे हो गया है। तो उनके लिए बहुत ही विकट स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं हम लोग, और आने वाले समय में जब तक ये क्लियर नहीं हो पाता है रेस्क्यू ऑपरेशन, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। दिनेश, एक संक्षिप्त जवाब और दे दीजिए, ये जानकारी कि जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, उस पर लोगों को जानकारी मिल जा रही है जो लोग फोन कर रहे हैं? देखिए, जो हेल्पलाइन नंबर है वो कंट्रोल रूम में बनाया गया है, और कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के बाद उनको यही जवाब दिया जाता है कि जब भी अगर हमको इस बाबत कोई सूचना मिलेगी तो हम आपको सूचित करेंगे, और उनसे फ़ोन नंबर ले लिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कुमार, जितने अभी तक बॉडीज मिली हैं उनकी शिनाख्त हो गई है, वो पता चल गया है कौन लोग हैं, या उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में पता नहीं है कि बॉडीज तो मिली हैं लेकिन ये हैं कौन ये नहीं मालूम है? देखिए, जो दोपहर बाद तक हमें खबर मिली थी उनमें से अधिकतर बॉडीज़ की शिनाख्त हो गई थी। कुछ एक बॉडीज़ थी जिनके बारे में पता नहीं चला था, लेकिन जो कंपनी वाले थे, क्योंकि उसमें अधिकतर लोग कंपनी वाले थे, और कंपनी वाले ने अपने अपने लोगों की पहचान करीब करीब कर ली थी। कुछ बॉडीज़ थी जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, और बताया जा रहा था कि उसके बाद उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। गौतम, बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और हमारे सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे हम कुदरत में उन जगहों पर इंक्रोच करते जा रहे हैं। रिसोर्सेस चाहिए इसलिए जो असल में हमारे लिए थे नहीं, मसलन पहाड़ों में जाकर वो बस्तियां बसाना, उस तरीके से निर्माण काम करना जो एक्चुअली नहीं किए जाने चाहिए थे। वो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेस और ज़्यादा चाहिए लोगों को, लेकिन इस तरीके से ये जो कुदरत के साथ हमने जंग छेड़ दी है वो हम पर ही कितनी भारी पड़ने लगी है, उसकी एक नज़ीर ये भी है। राहत और बचाव का काम चल रहा है, 37 लोग शायद बचाए जा सकते हैं, दुआ कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।